नमस्कार। आज की डिजिटल दुनिया में जानकारी मानो उंगलियों पर है ना? बिल्कुल तेजी से बहती हुई। लेकिन सोचिए, अगर जरूरी जानकारी या सच्ची खबरें या मान लीजिए कोई अहम जांच रिपोर्ट हो, वो इंटरनेट से चुपचाप हटा दी जाए। बिना किसी शोर शराबे के। हाँ, बिना किसी निशान के। तो आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। भारत में ये जो डिजिटल दुनिया से सामग्री गायब हो रही है और ये जो खामोश सेंसरशिप है। बिल्कुल। और हमारी ये बातचीत एक लेख है, इंडियाज डिजिटल इरेजर एंड साइलेंस सेंसरशिप, उसके विश्लेषण पर आधारित है। ये लेख इसी चुनौती पर रोशनी डालता है। अच्छा। तो हमारा इरादा यही है कि इस मुश्किल विषय की परतें खोलें, समझें कि ये डिजिटल मिटाने की प्रक्रिया या डिजिटल इरेजर ये आखिर है क्या, ये होता कैसे है? हाँ, और भारत के जो नए आईटी नियम हैं 2021 वाले, उनका इस पर क्या असर दिख रहा है, और सबसे जरूरी हम सब पर, आम लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। और ये सोचना ही कितना चौंकाने वाला है कि जो पेज नॉट फाउंड या 404 एरर हमें दिखता है अक्सर, हाँ, रोज ही दिखता है लगभग। क्या वो हमेशा सिर्फ एक टेक्निकल ग्लिच होता है या कभी-कभी ये जानकारी को जानबूझकर हटाने का एक तरीका भी हो सकता है, एक पर्दा? यही सवाल, इसी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ये डिजिटल इरेजर है क्या, अगर किसी को आसान भाषा में समझाना हो तो? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो डिजिटल इरेजर का मतलब है कोई भी ऑनलाइन सामग्री, कोई लेख हो, रिपोर्ट, वीडियो या कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी, अच्छा। उसे इंटरनेट से ऐसे हटा देना कि वो आम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए, मतलब जैसे वो कभी थी ही नहीं। जैसे वो कभी थी ही नहीं। इस सुनने में ही कितना अजीब है। हाँ। पर ये करते कैसे हैं? क्या ये बस एक डिलीट बटन दबा दिया? तरीके कई हैं और अक्सर ये बहुत सामान्य दिखते हैं। सबसे आम तरीका है कि उस चीज का लिंक ही बंद कर दो। ओके। तो फिर 404 एरर दिखने लगता है, पेज मिला नहीं, तो लगता है कि शायद पेज हट गया या लिंक बदल गया होगा। हाँ, यही लगता है। दूसरा तरीका है कानूनी नोटिस भेजना, जिसे टेक डाउन नोटिस कहते हैं। इसके जरिए प्लेटफॉर्म्स पर दबाव डाला जाता है कि भाई ये सामग्री हटाओ। और लेख ये भी कहता है कि कभी-कभी इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। कुछ गंभीर मामलों में तो पूरा का पूरा सर्वर ही डिलीट कर दिया जाता है। अरे बाप रे, पूरा सर्वर? हाँ, और ऐसा होने पर उस सर्वर पर जो भी जानकारी है सब एक झटके में गायब। इस सबसे कठोर तरीका है। समझ गई। तो ये तो हुए हटाने के तरीके, लेकिन इसमें साइलेंट यानी खामोशी वाला पहलू क्या है? इसे साइलेंट सेंसरशिप क्यों कहा जा रहा है? ये शब्द, इसमें वजन है। इसका साइलेंट होना ही यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा खतरा भी। खतरा क्यों? क्योंकि जब जानकारी इस तरह हटाई जाती है ना, तो आम लोगों को, पाठकों को पता ही नहीं चलता। कोई घोषणा नहीं, कोई शोर शराबा नहीं। लोग सोचते हैं वेबसाइट डाउन वोट ही, या लिंक पुराना हो गया होगा, या कोई तकनीकी खराबी होगी। उन्हें शक ही नहीं होता कि ये जानबूझकर गायब की गई है। अच्छा। इसी चुपचाप बिना हंगामे के सच को दबाने या पहुंच से दूर करने को साइलेंट सेंसरशिप कहा जा रहा है। इसकी शक्ति इसी के अदृश्य होने में है। ये तो वाकई चिंताजनक है, अदृश्य तरीके से जानकारी का गायब होना। खैर, तो हमने समझा कि डिजिटल इरेजर क्या है और ये कैसे खामोशी से काम करता है। अब भारत के संदर्भ में आते हैं। क्या भारत में सेंसरशिप कोई नई चीज है, या इस डिजिटल दौर ने इसे कोई खास नया रूप दे दिया है? देखिए, सेंसरशिप का इतिहास तो भारत में रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ। पहले किताबों पर पाबंदी लगती थी, फिल्मों पर हाँ, कैंची चलती थी, अखबारों के लेख रोके जाते थे। लेकिन डिजिटल तकनीक ने इसने इसे एक बिल्कुल नया आयाम दे दिया है। कैसे? पहले जब कुछ बैन होता था तो खबर फैलती थी, है ना, विरोध होता था। अब जैसा हमने अभी बात की, ये प्रक्रिया काफी हद तक पर्दे के पीछे खामोशी से हो सकती है। हाँ। और इसका असर ज्यादा बड़ा हो सकता है और पता लगाना भी ज्यादा मुश्किल। और इसमें लेख के मुताबिक 2021 में जो आईटी नियम आए, उनकी क्या भूमिका है? कहा जा रहा है कि इन नियमों ने स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। हाँ, 2021 के आईटी नियम, पूरा नाम है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम। इन्होंने खासतौर पर सोशल मीडिया कंपनियों और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल्स पर काफी जिम्मेदारियां डाल दी हैं। अच्छा, क्या जिम्मेदारियां? इन नियमों के तहत सरकार को यह अधिकार मिलता है कि वो प्लेटफॉर्म्स को ऐसी सामग्री हटाने का निर्देश दे सकती है जिसे वो कुछ खास आधारों पर आपत्तिजनक मानती है। वो आधार क्या है? क्या वो साफ साफ बताए गए हैं? यहीं पर थोड़ी दिक्कत है। जैसा कि लेख इशारा करता है, नियम कहते हैं कि सामग्री हटाई जा सकती है अगर वो भारत की संप्रभुता और अखंडता, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था
या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए खतरा हो। ये तो काफी भारी शब्द हैं। बिल्कुल, लेकिन इन शब्दों की जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था, इनकी कोई ठोस स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। ये काफी व्यापक हैं। इनकी व्याख्या अलग-अलग हो सकती है। तो इस अस्पष्टता का नतीजा क्या होता है? मतलब प्रैक्टिकल असर क्या है? इसका सीधा नतीजा ये है कि इन नियमों का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। तो कई बार ऐसी खोजी पत्रकारिता या स्वतंत्र मीडिया की रिपोर्ट्स भी, जो शायद सत्ता में बैठे लोगों या ताकतवर संस्थानों के लिए असुविधाजनक सच सामने लाती हों, हाँ, वो भी इन अस्पष्ट परिभाषाओं की चपेट में आ सकती हैं। इससे एक तरह का डर पैदा होता है। डर। हाँ, कानून का डर। और ये डर ही अपने आप में सेंसरशिप का एक हथियार बन जाता है, भले ही औपचारिक रूप से हटाने का आदेश न भी आया हो। अच्छा, क्या लेख में हाल के कुछ ऐसे उदाहरण भी दिए गए हैं जिनसे ये बात और साफ होती हो? हाँ, लेख कुछ खास घटनाओं का जिक्र करता है। जैसे बताया गया है कि 2025 के दौरान कई पत्रकारों ने यह अनुभव किया कि उनके लिखे हुए खोजी लेख या रिपोर्ट्स वो अचानक इंटरनेट से गायब हो गई। अचानक, बिना किसी सूचना के? हाँ, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना कोई कारण बताए। कुछ पत्रकारों ने तो इसे मजाकिया लहजे में, लेकिन एक गंभीर चिंता के साथ डिजिटल वैनिशिंग एक्ट कहना शुरू कर दिया। डिजिटल वैनिशिंग एक्ट? मतलब जैसे जादू से चीजें गायब होती हैं? बिल्कुल, जैसे कोई जादू का करतब हो जिसमें चीजें गायब कर दी जाती हैं, वैसे ही डिजिटल दुनिया से लेख गायब किए जा रहे हैं। अरे, ये शब्द ही कहानी कह रहा है। और लेख में इंटरनेट शटडाउन का भी जिक्र था। वो कैसे जुड़ता है इससे? बिल्कुल, इंटरनेट शटडाउन यानी इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह बंद कर देना। ये जानकारी के प्रवाह को रोकने का एक और, बल्कि ज्यादा सीधा तरीका बन गया है। लेख बताता है कि खास तौर पर जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे, जिन्हें संवेदनशील माना जाता है, उन इलाकों में विरोध प्रदर्शनों को रोकने या सूचना को फैलने से रोकने के नाम पर कई बार पूरा इंटरनेट ही बंद कर दिया जाता है। और इसके आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं शायद। हाँ, आंकड़े तो बेहद गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। लेख के अनुसार अकेले 2024 में भारत में 84 बार इंटरनेट शटडाउन लागू किया गया। 84 बार? एक साल में? हाँ, 84 बार। और ये आंकड़ा उस साल पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा था। सबसे ज्यादा दुनिया में? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब तो साफ है कि लोगों तक जानकारी पहुंचने से पहले ही रास्ता ही काट दिया गया। बिल्कुल, ये सिर्फ खबरों को रोकना नहीं है, ये तो लोगों के बात करने, जानकारी पाने और अपनी बात कहने के जो बुनियादी अधिकार हैं, उनको सीधे तौर पर रोकना है। ये दिखाता है कि सूचना पर नियंत्रण के लिए कितने बड़े पैमाने पर कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इन सब चीजों का, लेखों का गायब होना, अस्पष्ट कानून, इंटरनेट शटडाउन, इन सब का लंबे समय में असर क्या होता है? क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क बहुत गहरा पड़ता है और कई स्तरों पर। सबसे पहले और शायद सबसे चिंताजनक असर हमारे सामूहिक ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर। ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर कैसे? देखिए, आज की पत्रकारिता, आज की रिपोर्टें, आज की ऑनलाइन बातचीत, ये सब कल का इतिहास बनते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए सबूत होते हैं कि हमारे जमाने में क्या हुआ, कैसे हुआ। जब इन दस्तावेजों को, खासकर उन दस्तावेजों को जो किसी असुविधाजनक सच को सामने लाते हैं, चुन चुन कर मिटा दिया जाता है, तो हम एक तरह से अपने इतिहास के पन्ने फाड़ रहे होते हैं, अपनी डिजिटल मेमोरी को कमजोर कर रहे होते हैं। डिजिटल मेमोरी, ये शब्द महत्वपूर्ण है। यानी ये सिर्फ आज की खबर नहीं, कल का इतिहास भी दांव पर है। और इसका असर शोध करने वालों पर भी पड़ता होगा, जैसे छात्र या इतिहासकार। निश्चित रूप से शोधकर्ताओं, छात्रों, भविष्य के इतिहासकारों के लिए ये एक बहुत बड़ी बाधा है। जब वो किसी विषय पर शोध करने जाते हैं तो उन्हें जानकारी का एक अधूरा या शायद जानबूझकर बदलावा संस्करण मिलता है। अच्छा। उन्हें वो पूरी तस्वीर कभी नहीं मिल पाती जिसमें सारे पहलू शामिल हों, क्योंकि कुछ जरूरी हिस्से तो गायब कर दिए गए हैं। ये ज्ञान बनाने की प्रक्रिया को ही रोकता है। और आम पाठक या नागरिक, जैसा आपने पहले कहा, उन्हें तो कई बार पता भी नहीं चलता। उन पर इसका क्या असर है? यहीं पर इसका सबसे, क्या कहें, महीन लेकिन शायद सबसे खतरनाक असर होता है। अनभिज्ञता का खतरा, अज्ञान का। मतलब? लोग ये जान ही नहीं पाते कि कौन सी जानकारी उन तक पहुंचने से रोक दी गई है, उनसे क्या छुपाया गया है। ये अदृश्य सेंसरशिप धीरे धीरे, बिना एहसास दिलाए, उनकी दुनिया की समझ, उनकी राय, उनके नजरिए को ढालने लगती है। उन्हें लगता है कि वो जो देख रहे हैं वही पूरी सच्चाई है, जबकि सच्चाई का एक हिस्सा, शायद बहुत जरूरी हिस्सा, उनसे छुपा लिया गया है। लेख में एक और शब्द था, सेल्फ सेंसरशिप, स्व सेंसरशिप। इसका क्या मतलब है और ये क्यों महत्वपूर्ण है? सेल्फ सेंसरशिप
ये एक ऐसी स्थिति है जब पत्रकार, लेखक या यहाँ तक कि आम नागरिक भी खुद ही कुछ संवेदनशील विषयों पर लिखने, बोलने या सवाल उठाने से कतराने लगते हैं। खुद ही? क्यों? इसलिए नहीं कि उन्हें किसी ने सीधे मना किया है, बल्कि इसलिए कि उन्हें डर होता है। डर कि उनकी रिपोर्ट हटा दी जाएगी, डर कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, डर कि ऑनलाइन ट्रोलिंग होगी या किसी और तरह का दबाव आएगा। तो मतलब डर के मारे लोग खुद ही चुप हो जाते हैं। बिल्कुल। जब लिखने और बोलने वाले खुद ही अपनी आवाज दबाने लगें, तो ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक संकेत है। ये बाहरी सेंसरशिप से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये अंदर से आता है। हाँ, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी की जड़ पर ही हमला है। सही कहा। लोग सवाल पूछने से, सच बोलने से हिचकिचाने लगते हैं। ये सब सुनकर तो माहौल काफी निराशाजनक सा लगता है। अब आते हैं एक बहुत जरूरी सवाल पर। क्या इसका कोई समाधान है? क्या कुछ किया जा सकता है? लेख क्या सुझाव देता है डिजिटल अधिकार विशेषज्ञों के हवाले से? हाँ, लेख कुछ रास्ते सुझाता है और ये जिम्मेदारी ये हम सब पर डालते हैं। सबसे पहली बात है पाठक या नागरिक के तौर पर सतर्क रहना, जागरूक रहना। सतर्क रहना कैसे? हर जानकारी को बस मान न लें। खासकर अगर कोई महत्वपूर्ण खबर या रिपोर्ट का लिंक अचानक काम करना बंद कर दे, 404 पेज नॉट फाउंड दिखाए, तो शक करें। उसे सिर्फ एक तकनीकी गड़बड़ी मानकर छोड़ना दें। शक करें, लेकिन शक के बाद क्या करें? उस शक की पुष्टि करने की कोशिश करें। लेख सुझाव देता है कि ऐसी हालत में वे बैक मशीन या archive.is या archive.org जैसी वेबसाइट्स पर उस लिंक को खोजें। ये वेबसाइट्स वेब पेजों की कॉपी सहेज कर रखती हैं। अच्छा, आर्काइव वेबसाइट्स। हाँ, बहुत मुमकिन है कि जो सामग्री ओरिजिनल जगह से हटाई गई हो, वो इन आर्काइव्स में मिल जाए। ये तो बहुत काम का सुझाव है। ये तो जैसे इंटरनेट की याददाश्त को बचाना हुआ। और क्या कर सकते हैं? अपने स्तर पर सबूत इकट्ठा करें। अगर कोई जरूरी जानकारी मिलती है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें, पेज को सेव करके रखें। और सबसे जरूरी बात, अगर पुख्ता तौर पर लगे कि कोई रिपोर्ट, लेख या जानकारी बिना किसी जायज कारण के सिर्फ सच को दबाने के लिए हटाई गई है, तो उसके बारे में आवाज उठाएं, चुप न रहें। आवाज कैसे उठाएं? कहाँ उठाएं? सोशल मीडिया पर लिखें, दोस्तों से, जानने वालों से बात करें। अगर पत्रकार हैं या किसी मीडिया संस्थान से जुड़े हैं तो इस मुद्दे पर रिपोर्ट करें। देखिए, सच को छुपाने का सबसे बड़ा डर यही होता है कि वो और ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। सही बात है। चुप्पी तोड़ने से ही इस खामोश सेंसरशिप का मुकाबला हो सकता है। तो जागरूकता, आर्काइविंग और आवाज उठाना, ये कुछ तरीके हैं। अच्छा, लेख में भारत में डिजिटल स्वतंत्रता की मौजूदा स्थिति के बारे में भी कुछ बताया गया है। कोई आकलन? हाँ, लेख फ्रीडम हाउस नाम की एक संस्था है, उसकी फ्रीडम ऑन द नेट 2024 रिपोर्ट का जिक्र करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल स्वतंत्रता की स्थिति को आंशिक रूप से मुक्त यानी पार्टली फ्री श्रेणी में रखा गया है। आंशिक रूप से मुक्त, इसका क्या मतलब समझे? ये अच्छी खबर है या चिंता की बात? ये एक मिलीजुली तस्वीर है। आंशिक रूप से मुक्त का मतलब है कि कागज पर और कुछ हद तक असल में आजादी तो है। लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन साथ ही इस पर कई तरह के नियंत्रण और रोक-टोक भी मौजूद हैं। और ये नियंत्रण कभी भी किसी भी बहाने से और ज्यादा सख्त किए जा सकते हैं। अच्छा, यानी स्थिति स्थिर या सुरक्षित नहीं है। इसमें बदलाव की और ज्यादा सुकड़ने की गुंजाइश बनी रहती है। ये हमें याद दिलाता है कि डिजिटल आजादी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो कुल मिला के निचोड़ क्या है? अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटना चाहें तो सबसे अहम बातें क्या हैं जो सामने आती हैं? पहली और सबसे अहम बात तो यही है कि डिजिटल सेंसरशिप भले ही अक्सर खामोशी से होती है, पर्दे के पीछे, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूर तक जाने वाला है। ये सिर्फ कुछ लोगों का मुद्दा नहीं है, ये हर नागरिक का मुद्दा है। दूसरी बात, भारत में 2021 के आईटी नियम, खासकर उनकी वो अस्पष्ट शब्दावली, वो जाने अनजाने इस तरह की सेंसरशिप के लिए एक माहौल तैयार करती हैं। सही। तीसरी बात, इंटरनेट शटडाउन जैसे कठोर कदम, ये सूचना के अधिकार पर सीधा हमला है। और 2024 के आंकड़े, वो 84 शटडाउन वाले, वो दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक डर नहीं बल्कि जमीनी हकीकत है। और वो दो खास तथ्य जो लेख में उदाहरण के तौर पर थे, उन्हें भी एक बार फिर से याद कर लेते हैं। हाँ, पहला महत्वपूर्ण तथ्य, साल 2024 में भारत में 84 इंटरनेट शटडाउन दर्ज किए गए, जो उस साल दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा थे। दुनिया में सबसे ज्यादा।
और दूसरा? दूसरा तथ्य वो नामकरण वाला। 2025 में जब पत्रकारों ने देखा कि उनके खोजी लेख बिना बताए गायब हो रहे हैं, तो उन्होंने इस चलन को डिजिटल वैनिशिंग एक्ट का नाम दिया। डिजिटल वैनिशिंग एक्ट। हाँ, जो इसकी रहस्यमय और चिंताजनक प्रकृति को दिखाता है। तो सार ये है कि ये एक खामोश प्रक्रिया है जिसके नतीजे बहुत बहुत मुखर हो सकते हैं। जो सच आज छुपाया जा रहा है वो कल हमारे समाज की समझ और भविष्य की दिशा दोनों को प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल, जैसा लेख के अंत में कहा गया है, इंटरनेट महज तकनीक का जाल नहीं है। ये हमारे समाज की, हमारे देश की एक सामूहिक डिजिटल मेमोरी बन चुका है, हमारी साझा याददाश्त। हाँ। अगर इस याददाश्त के पन्नों को चुन चुन कर मिटाया जाने लगा, अगर इसमें फेरबदल किया जाने लगा, तो हम सब अपनी पहचान का, अपने इतिहास का और सच जानने के अपने अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खो देंगे। ये सिर्फ डेटा का नुकसान नहीं होगा, ये हमारी सामूहिक चेतना का नुकसान होगा। ये वाकई एक गंभीर चेतावनी है। और इसी गंभीर विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी इस साझा डिजिटल मेमोरी के, हमारे सामूहिक इतिहास के और कौन से असुविधाजनक हिस्से हो सकते हैं जो इसी तरह धीरे धीरे खामोशी से हमारी नजरों से ओझल किए जा रहे हों, जिनका हमें शायद एहसास तक न हो। और ऑनलाइन जानकारी का ये जो चुना हुआ नियंत्रित रूप हमारे सामने आता है, ये हकीकत के बारे में हमारी अपनी समझ को किस तरह से, कितने गहरे तक बदल रहा है।